द ग्लास हाउस। कहानी की शुरुआत एक थिएटर से होती है जहां रूबी नाम की 16 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ मूवी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आज उसके मॉम डैड शहर से बाहर गए हुए थे, जिस वजह से रूबी रात को देर से घर आती है। इसी वजह से सुबह नाश्ते के वक्त उसकी मॉम डैड से थोड़ी बहस भी हो जाती है। उसके मॉम डैड रूबी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। अगले दिन रूबी के मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जिसे सेलिब्रेट करने दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे। इधर रूबी भी घर से अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती है, और जब रूबी वापस घर आती है तब उसको दो पुलिस वालों से पता चलता है कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी है। रूबी इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और उसी समय बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन हमें उसके मॉम डैड के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूबी के ही पड़ोसी डॉक्टर एरिन ग्लास, जो एक फिजिशियन है, और उसका हस्बैंड टेरी ग्लास, जो एक कार डीलरशिप कंपनी चलाता है, जिनका कोई भी बच्चा नहीं था। ये दोनों पड़ोसी रूबी का उसके मॉम डैड के फ्यूनरल में उसका काफी साथ देते हैं, क्योंकि रूबी और उसका छोटा भाई रिट दोनों इस खबर से सदमे में थे। फ्यूनरल के बाद रूबी के पास उसके अंकल जैक भी आते हैं, जिसे वो आज पहली बार ही मिल रही है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे उनके बारे में नहीं बताया था। रूबी का अंकल उससे कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझको बता सकती हो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा कर दूंगा। रूबी उनसे कहती है कि आप हमसे पहले कभी मिलने क्यों नहीं आए, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम और मुझ में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से दोनों की आपस में बनती ही नहीं थी। मैं तुम लोगों से पहले भी मिलना चाहता था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं मिल सकता था। खैर, अब रूबी उसको थैंक्स कहती है। जिसके बाद जब रूबी घर में होती है तब उसके मॉम डैड का वकील उनसे मिलने आता है, जो उसको बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड के पास एक इंश्योरेंस था, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, और अब से तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे पड़ोसी एरन और टेरी तुम्हारे गार्जियन होंगे। ये सब अब अगले दिन ही शहर को छोड़कर दूसरे शहर मलीबू में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि इस शहर की यादें रूबी और रेड को परेशान ना करें, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। जहाँ पर एरिन और टेरी का एक बहुत बड़ा सा हाउस था, जिसका नाम था द ग्लास हाउस। अब उस घर में जाते ही दोनों को सेपरेट रूम देने की बजाय वो लोग रूबी और रेड को एक ही रूम दे देते हैं, और जब सब खाने जाते हैं तब रूबी और रेड को वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिससे वो दोनों भाई बहन अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, जिससे वो रिलैक्स होने के लिए जब स्विमिंग करने जाती है तब उसको लग रहा होता है कि कोई उसको देख रहा है, जिस वजह से रूबी अपने रूम में वापस जाकर सो जाती है। अगली सुबह रूबी अपने नए स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अपने मॉम डैड के जाने की वजह से उसे मिड ईयर में ही स्कूल छोड़ना पड़ा, जिस वजह से उसको यहाँ पर काफी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर एडजस्ट कर लेती है। जब शाम को रूबी अपने स्कूल से घर आती है तो उसको वहाँ पर एक सरप्राइज मिलता है, जो टेरी उसके और उसके भाई के लिए लेकर आया था, जहाँ उसके लिए कुछ कपड़े थे और उसके भाई के लिए कुछ वीडियो गेम्स, जिससे दोनों भाई बहन काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो अपनी पुरानी फ्रेंड से आज के दिन की बात करती है कि वहाँ उससे कोई दोस्ती नहीं करता, और तो और स्कूल भी बहुत अजीब सा है। तभी एरिन ये सब सुन लेती है, और जब रूबी किचन में एरिन की मदद करने जाती है तब एरिन उससे थोड़ा नाराज होकर कहती है कि तुम्हें अगर स्कूल में अपने नए दोस्त बनाने हैं तो तुम्हें अपने बात करने का तरीका और अपना एटीट्यूड दोनों चेंज करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर रूबी को अच्छा नहीं लगता, और जब वो रात को स्विमिंग कर रही होती है तभी वो देखती है कि पास से टेरी उसको अजीब नजरों से देख रहा है, जिससे वो अनकंफर्टेबल होकर बाहर आ जाती है। जहाँ पर टेरी उससे कहता है कि तुम अगली बार इस तरह से रात में स्विमिंग मत करना। जिसके बाद रूबी सोने के लिए चली जाती है। जब रूबी रात को सो रही होती है तो उसको कुछ डरावने से सपने आने लगते हैं, जिसमें उसे उसके मॉम डैड भी दिखते हैं। अब अगले दिन रूबी के स्कूल में रेस ड्राइविंग की क्लास थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट के फुटेजेस को दिखाया जाता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो रात को खाना भी नहीं खा पाती, जिस वजह से एरिन को रूबी की चिंता
होती है वो उससे बात करने जाती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर रूबी उसे बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। एरिन एक डॉक्टर थी जिससे वो उसकी परेशानी को समझ जाती है और रूबी को अपने रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक दवाई निकाल कर दे देती है। दवाई खाकर रूबी को थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, लेकिन रात को एक बार फिर से अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे प्यास लगती है, जिस वजह से वो पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि एरिन और टेरी अपने रूम में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तभी टेरी रूबी को नीचे खड़ा हुआ देख लेता है, जिससे रूबी अपने रूम में जाकर फिर से सो जाती है। अब फिर से अगले दिन रूबी स्कूल में अपने कुछ नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ तक कि कोई भी उससे ठीक से बात ही नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अपने घर जाकर अपने रूम में बैठ जाती है। तभी उसके पास टेरी आता है और उससे कहता है कि आज रात मेरे ऑफिस में पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूबी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टेरी उसको मना कर ले जाता है। रास्ते में टेरी अपनी कार को एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेता है और रूबी को वहां पर डिनर कराने ले जाता है और रूबी से खाना खाते वक्त कहता है कि कल रात को मेरा और एरिन का झगड़ा चल रहा था, जिससे शायद तुम्हारी नींद खुल गई होगी और हस्बैंड और वाइफ में झगड़े तो चलते रहते हैं और हमारी वजह से तुम खुद को परेशान मत करना। जिसके बाद टेरी रूबी से कुछ बातें करके और खाना खाने के बाद घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में घर आते वक्त टेरी बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से रूबी उसको धीरे चलाने को बोलती है, लेकिन तभी टेरी एकदम से अपनी गाड़ी को रोक देता है और रूबी के बहुत करीब आ जाता है, जिससे वो काफी डर जाती है। लेकिन तभी टेरी अपनी सीट बेल्ट लगाकर घर की तरफ निकल जाता है। घर आने पर रूबी देखती है कि एरिन खुद को एक इंजेक्शन लगा रही होती है। अब इन सारी बातों से रूबी परेशान होकर अपने सिटी में अपने वकील से मिलती है। रूबी उसे एरिन और टेरी की हरकतों के बारे में बताती है, पर उसके वकील को लगता है कि शायद रूबी अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में अभी तक सोचे जा रही है, जिस वजह से उसे कुछ गलत फहमी हो गई है। जिससे वो रूबी को समझाता है कि अगर तुम ग्लास फैमिली में नहीं रह पा रही हो तो तुम्हें सिटी की गवर्नमेंट अपने हिसाब से तुम्हारे गार्जियन अलॉट करेगी, जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए रूबी अब वहां से चली जाती है, लेकिन उसके वकील को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो टेरी को कॉल करता है और दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखने को बोलता है। जब रूबी घर पहुंचती है तो टेरी और एरिन दोनों उससे कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। एरिन उससे कहती है कि उसे डायबिटीज की बीमारी है, जिस वजह से उसे इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और जब तुम कल रात घर आई थी तब मैं इंसुलिन के ही इंजेक्शन ले रही थी, जो शायद तुमको कुछ अजीब लगे हों। रूबी उनकी बात पर यकीन कर लेती है और उनको सॉरी बोल देती है। रूबी को लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है। अगले दिन स्कूल में रूबी ड्राइविंग करना सीख रही होती है, लेकिन उसे कार चलाना सही से समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद रूबी किसी काम से टेरी से मिलने उसके ऑफिस में जाती है, जहां उसकी कुछ लोगों से मीटिंग चल रही थी, जिसमें कुछ लोग उसको धमकी देते हुए उसे मारने लगते हैं। ये सब देखकर रूबी डर जाती है और टेरी के वर्कशॉप में चली जाती है, जहां वो देखती है कि यहाँ वर्कशॉप में उसके डैड की कार भी पड़ी हुई थी, लेकिन उनका तो एक्सीडेंट हुआ था। शाम को रूबी टेरी के साथ जब घर जा रही होती है तब टेरी उसे समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी हाथापाई होते रहते हैं, इसलिए तुम घबराओ मत। लेकिन अपने पेरेंट्स की कार टेरी के वर्कशॉप में देख रूबी को अब कुछ शक होने लगता है, इसीलिए घर जाकर अपने लैपटॉप में वो अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की न्यूज देखती है, जिसमें लिखा था कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट BMW कार में हुआ था, लेकिन उसके डैड के पास तो ये कार थी ही नहीं। अब वो थक कर वहीं पर सो जाती है और जब रात को टेरी रूबी को देखने उसके रूम में आता है तो देखता है कि रूबी अपना होमवर्क करे बगैर ही सो गई है, इसीलिए टेरी उसका होमवर्क कंप्लीट कर देता है। सुबह उठकर रूबी अपने होमवर्क को देखती है जो कि कंप्लीट था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और ऑफिस जाते हुए टेरी को थैंक्स कह देती है। स्कूल में रूबी के अब कुछ दोस्त भी बन गए थे, जिसकी वजह से अब उसका स्कूल में मन भी लगने लगा था। उसी दिन रूबी से मिलने उसके स्कूल में एक सोशल वर्कर आई हुई थी, जिसे उसके वकील ने उसकी देखभाल कैसी हो रही है चेक करने के लिए भेजा था। और जब उसे पता चलता है कि रूबी और उसका भाई रेट दोनों एक ही रूम में रहते हैं तो ये सुनकर उसको थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उसके घर में इंस्पेक्शन के लिए आने वाली होती है। लेकिन जब वो उनके घर में आती है तब टेरी दोनों भाई बहनों के रूम अलग अलग कर देता है, जबकि रेड से बात करने पर तो उसे टेरी के बारे में सब अच्छी बात
बातें सुनने को मिलती हैं। जब सोशल वर्कर को छोड़ने टेरी बाहर जाता है तब रूबी नोटिस करती है कि ट्रैश कैन में उसके स्कूल का लेटर था जिसमें लिखा था कि टेरी ने रूबी और उसके भाई का एडमिशन कैंसिल कर दिया है और वहां की फीस भी उसने वापस ले ली है। और उसमें उसके अंकल जैक का भी लेटर था जिसमें लिखा था कि उसे उन दोनों से मिलना था, लेकिन टेरी ने उसे उनका एड्रेस नहीं दिया। अब इन सब चीजों से रूबी को फिर से कुछ अजीब लगता है। रात को जब रूबी अपने वकील को कांटेक्ट करती है तो उससे पता चलता है कि टेरी ने उसका अकाउंट क्लोज करवा दिया था, जिस वजह से वो उसके वकील से बात नहीं कर सकती। रूबी को बाहर से टेरी के किसी से बात करने की आवाज आती है। जब रूबी उसे सुनने जाती है तो टेरी किसी को बोल रहा था कि मेरे एक बिजनेस पार्टनर ने मुझको धोखा दे दिया था, जिस वजह से मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन अब उसके पास पैसे आ गए हैं, इसलिए मैं आपको जल्द ही कुछ दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा। दरअसल ये वही पैसे हैं जो टेरी ने स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवाकर वापस ली है। अगले दिन रूबी जब अपने स्कूल जाती है तो क्लास अटेंड करने के बाद उसके लिए स्कूल के ही फोन पर उसके वकील का कॉल आता है, जिसमें वो उसको बताता है कि जिस कार से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था वो कार टेरी के नाम पर थी। अब ये सब जानकर रूबी को टेरी के ऊपर शक होने लगता है। तभी उसे स्कूल के प्रिंसिपल बुलाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि जो उसने होमवर्क में ऐसे लिखा था असल में उसने वो किसी से कॉपी किया था। मतलब टेरी ने रूबी को फंसाने के लिए उसके ऐसे को कॉपी किया था, जिस वजह से रूबी फंस जाए और उसको स्कूल वाले निकाल दें। रूबी को भी इन सब सारी बातों से टेरी से डर लगने लगा था, इसलिए वो उसी रात टेरी की गाड़ी की चाबी चोरी कर लेती है और अपने भाई को उठाकर उस घर से चली जाती है। वो अपने डर पर काबू पाकर टेरी की कार से वहां से निकल जाती है। अपनी गाड़ी की आवाज सुनकर टेरी भी उठ जाता है और उसे पता चल जाता है कि रूबी को उसके बारे में सब पता चल गया है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए टेरी एक गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। और थोड़ी आगे जाने पर रूबी को पुलिस वाले चेक पोस्ट पर पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर टेरी आता है और इन दोनों को घर ले जाता है। रास्ते में रूबी टेरी से कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, पर तुमने उन्हें क्यों मारा? जिस पर टेरी उससे कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा, तुम्हारे पेरेंट्स की तो एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उनको मेरी कार दे दी थी। लेकिन रूबी अभी भी टेरी की बातों का विश्वास नहीं करती और घर आने पर रूबी वहां से भागने लगती है, पर एरिन उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। अगले दिन टेरी रूबी के अकाउंट से पैसे निकालने उसके बैंक जाता है, लेकिन उसके बैंक वालों को सब मालूम पड़ जाता है कि उसने पहले ही बच्चों के स्कूल से पैसे वापस ले लिए हैं, जिसकी वजह से उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। उधर एरिन को भी हॉस्पिटल से फायर कर दिया जाता है क्योंकि वो वहां से ड्रग्स के इंजेक्शन चुरा कर नशे किया करती थी। असल में उसे डायबिटीज थी ही नहीं। घर आकर एरिन और टेरी में झगड़ा हो जाता है, जिसमें एरिन कहती है कि उन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिससे हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स को इन्होंने ही मरवाया था। और एरिन ड्रग्स इसीलिए लेती थी क्योंकि रूबी के पेरेंट्स को मरवाने के बाद उसे काफी पछतावा होता था, लेकिन टेरी को कोई पछतावा नहीं था। उसे तो बस किसी के पैसे हड़पने का मौका चाहिए था। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की जरूरत थी, इसलिए उसके ड्रग्स लेने टेरी बाहर जाता है। एरिन घर में ही ड्रग्स ढूंढने लगती है जो उसको मिल भी जाते हैं। एरिन अपनी बेटी की वीडियोस को देखने लगती है। दरअसल जब एरिन और टेरी जवान थे तब उनकी एक बेटी भी थी जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी वीडियोस देखते हुए एरिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लेती है और ओवरडोज लेने के कारण उसी समय उसकी मौत हो जाती है। रूबी एरिन की हालत देखकर डर जाती है। वापस आने पर टेरी अपनी वाइफ को मरा हुआ पाता है, जिससे उसे काफी दुख होता है, पर वो देखता है कि रूबी किसी से फोन पर बात कर रही है। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। रूबी और रेड अपने आप पर खतरा पाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जल्द ही टेरी दोनों भाई बहनों को पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देता है। दोनों भाई बहन वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहां पर एक वेंट खोलने पर रास्ता मिल जाता है। टेरी घर से जाने लगता है, लेकिन वो फिर से घर में आकर वाइन पीकर सो जाता है। मौका पाते ही दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और जब वो वहां से जाने के लिए टेरी की गाड़ी की चाबी चुराने लगते हैं, तभी वहां पर रूबी का वकील आ जाता है, जो टेरी से कहता है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जिस वजह से बैंक वालों ने भी अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। तभी वहां पर टेरी से पैसे वसूलने दो गैंगस्टर आ जाते हैं, जिनको रूबी ने ही वहां पर बुलाया था, ये कहकर कि टेरी शहर छोड़कर जा रहा है। और उनको आता देख टेरी झूठा इल्जाम वकील पर लगा
देता है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है जिसने मेरा सारा पैसा चुरा लिया है। खुद को फंसता देख वकील वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी एक गैंगस्टर उसको मार डालता है और दोनों गैंगस्टर टेरी को लेकर जाने लगते हैं। तभी टेरी उनसे बचता हुआ कार से भागने लगता है, लेकिन रूबी ने पहले ही उसकी कार की ब्रेक को फेल कर दिया था, जिससे उसका और गैंगस्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब रूबी और रेड दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला उन्हें लिफ्ट देने के लिए कहता है और आगे जाने पर वो पुलिस वाला देखता है कि यहाँ पर तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। चेक करने के लिए जब वो नीचे जाता है, तभी टेरी जो अभी जिंदा था उस पुलिस वाले को मार डालता है और उसकी गन लेकर ऊपर कार में बैठ रूबी और उसके भाई को मारने आता है। पर तभी अपनी और अपने भाई की जान बचाने के लिए रूबी कार की ड्राइविंग सीट पर आती है और टेरी को अपनी कार से उड़ा देती है। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रूबी, उसका भाई और उसका अंकल जैक कब्रिस्तान में उनके पेरेंट्स की कब्र के पास खड़े हुए और अब से ये दोनों भाई बहन अपने अंकल जैक के पास ही रहेंगे जो उनका अच्छे से ख्याल रखेगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है। फिल्म को एक और ख़ास वजह से याद किया जाता है और वो है यूएस में हुआ 9/11 अटैक। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2001 में, और इस वजह से पब्लिक उस समय दहशत में थी। कोई भी सिनेमा घरों में जाना नहीं चाहता था, पर बाद में फिल्म के स्टोरी लाइन को काफ़ी पसंद किया गया था। इस फिल्म के मेकर्स को काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऑडियंस थिएटर तक जाना ही नहीं चाहती थी। बाद में इसके सैटेलाइट राइट्स बेचकर लॉस को कवर किया गया। क्या होता